Hello everyone, welcome back to my channel Study with सपना। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी, जिसके एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और आज हमारा 3rd पार्ट है। ये जो सीरीज चल रही है ये टारगेट करती है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को। तो उसी के रिगार्डिंग ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 का 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये तीसरा पार्ट जो है वो आज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक सेशन में हम 15 क्वेश्चंस का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय ना लगे इन वीडियोस को देखने में। कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम कंसेप्ट को समझ पाएँ, उसी के लिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। सो ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी के, यानी कि 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज हम आगे की 15 क्वेश्चंस इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको ऊपर आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, जिस पीडीएफ के ज़रिए आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पार्ट 3rd कवर होने वाला है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी यूनिट। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सीरीज के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारा 31 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में भी, यानी कि पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, किसी में तो क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था कि 2 तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 तरीके से हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें हम हर एक वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, मतलब हर एक वेरिएबल के हर एक ऑब्जर्वेशन के सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं रैंडम। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि उसके अंदर हमने पढ़ा है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये सब उसके अंदर हमने कवर किए हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, है ना। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आती है। मैं आप लोगों को एक बार वो डायग्राम दिखा देती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए और तब आप इस क्वेश्चन का आंसर और भी इजी तरीके से दे पाएंगे। ये देखिए, लास्ट सेशन में ही हमने ये वाला पेज आपको दिखाया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, एरिया और मल्टी स्टेज। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहती है जहां पर रैंडमली हम अपने ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपना सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि एवरी 3rd नंबर, है ना, या फिर एवरी 5th नंबर, इस तरीके से वहां पर एक सीक्वेंस होता है जिसको फॉलो करके हम सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स में से हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पूरे के पूरे ग्रुप को कलेक्ट करते हैं, इसमें भी हम ग्रुप्स बनाते हैं लेकिन इसमें हम पूरे के पूरे ग्रुप को उठा लेते हैं एज अ सैंपल। एरिया सैम्पलिंग में हम पर्टिकुलर जगह को लेकर और फिर वहाँ से सैम्पलिंग लेते हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में अलग स्टेप होता है और हर स्टेज से हम सैम्पलिंग करके फाइनल कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें आती है जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। तो अभी अभी आपने नाम देखे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड था, क्लस्टर था, सिस्टमैटिक रैंडम था, लेकिन कोटा सैंपल इसका पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा सैंपल इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रिसर्च मेथोलॉजी से ऐड करे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्टेड। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात करें तो इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, जिनने नेट में ये टॉपिक पढ़ा है रिसर्च मेथोलॉजी, आप हाइपोथेसिस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट करते हैं। जब तक वो प्रूफ नहीं होता वो सिंपल एक हाइपोथेसिस रहता है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए इसमें हमने दो तरीके के मेजरली हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंस है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो जो नो सिग्निफिकेंस है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट यूजुअली अफेक्ट द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कॉन्फिडेंस लेवल की विड्थ को अफेक्ट नहीं करता। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आपने जो भी एस्टिमेशंस करी हैं उसमें आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि वो करेक्ट है। जो भी रिजल्ट्स आपने निकाले उन रिजल्ट्स में आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि वो रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है, उसी लेवल को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल के फैक्टर्स की। तो अगर हमें कॉन्फिडेंस लेवल का विड्थ देखनी है तो वो डिपेंड करेगा उसके सैंपल साइज पे। बड़ा सैंपल अगर हमारे पास है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हायर अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो उसमें इंटरवल्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है। और पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके डेटा के बीच में वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएंस होगी, उतना ज़्यादा आपके इंटरवल्स वाइड होंगे। तो ये तीन फैक्टर्स तो इफेक्ट करते हैं, यानी कि सैंपल साइज भी करता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी करता है और वेरिएबिलिटी भी करता है। लेकिन पॉपुलेशन साइज आपके कॉन्फिडेंस लेवल के विड्थ को इफेक्ट नहीं करता। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ मेजर। भाई ये कह रहा है कि बताओ किसी भी टेस्ट को जब हम करते हैं तो उसकी गुडनेस को मेजर करने के लिए कौन सा सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन। देखो यहाँ पर आप दो कंसेप्ट को समझो। सबसे पहले एक होता है रिलायबिलिटी, ठीक है, और एक होता है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब जितने बार भी आप टेस्ट कर रहे हो उतने बार वो आपको सेम रिजल्ट्स दे रहा है। और वैलिडिटी का मतलब होता है कि रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट हैं। ठीक है, अब कोई भी डेटा आपके पास है वो अगर रिलायबल है तो जाहिर सी बात है, देखो अगर कोई भी डेटा रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैलिडिटी होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई डेटा वैलिड है तो इसका मतलब वो पहले रिलायबिलिटी के स्टेप से गुजरा ही होगा, है ना। तो वैलिडिटी है तो रिलायबिलिटी होगी डेफिनेटली, बट अगर रिलायबिलिटी है तो वैलिडिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो सिर्फ रिलायबिलिटी जो है वो यहाँ पर नेसेसरी तो है, होनी ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, मतलब उसके साथ वैलिडिटी भी होनी ज़रूरी है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा से रिलेटेड, अल्फा और बीटा, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अल्फा जो साइन होता है वो टाइप 1 एरर के लिए यूज किया जाता है। मतलब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसे हम याद करते हैं आर आर से। मतलब आपकी हाइपोथेसिस राइट थी फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दी तो आपने टाइप 1 एरर किया, इसे हम अल्फा कहते हैं। टाइप 2 एरर कहता है कि कोई चीज़ सही थी लेकिन फिर भी आपने उस कोई चीज़
फॉल्स थी फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रॉन्ग था बट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आप फेल हो गए उस फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। रिजेक्ट नहीं किया मतलब आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा टाइप 2 एरर होता है जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब 1 माइनस अल्फा होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कि आपने टाइप 1 एरर नहीं किया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और 1 माइनस बीटा होता है आपका पावर ऑफ टेस्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब कोई चीज़ रॉन्ग थी और आप उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है सही तरीके से, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका अल्फा है वो टाइप 1 एरर है, बिल्कुल सही। बीटा आपका टाइप 2 एरर है। 1 माइनस अल्फा आपका पावर ऑफ टेस्ट नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और 1 माइनस बीटा आपका पावर ऑफ टेस्ट है। तो अगर आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछेगा तो वो होता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। सिंपली आपसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग पूछ रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है जब भी हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब है कोई चीज़ राइट थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दी, ठीक है, कोई चीज़ राइट थी बट आपने उसको रिजेक्ट कर दी, यानी कि नल हाइपोथेसिस आपकी सही थी फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने टाइप 1 एरर कर दिया। तो आपने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 1 एरर को करेंगे, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस when it is true, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस when it is false, this is wrong. Accepting null hypothesis when it is true, this is false. Accepting null hypothesis when it is false, this is so wrong. हमें सिर्फ आर आर देखना है, मतलब राइट हाइपोथेसिस थी आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है अ रिसर्च विच इन्वॉल्व सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरी इज कॉल्ड। ऐसा रिसर्च जिसमें सर्वेज और फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब बाकी रिसर्च क्या होती है, देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो है डिटेल जो हमारे पास डेटा है उसको हम एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। वो हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफरेंट सर्वेज कलेक्ट करके, फैक्ट्स इकट्ठा करके, करंट स्टेटस जानकर हम उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिटिकल रिसर्च कहती है जब हम उन फैक्ट्स को और जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे इवैल्यूएशन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को ध्यान में रखती है, किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाएगा। फिर होती है आपकी कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर थ्योरीज पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा कि सर्वेज और फैक्ट फाइंडिंग के बेस पर हम कौन सी रिसर्च करते हैं, तो वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैन वाइटनी यू टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग। मैन वाइटनी यू टेस्ट जो कि हमारा क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये टेस्ट 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो है रैंक्स पर बेस्ड होता है, यहाँ पर रॉ डेटा पर बेस्ड नहीं होता, रैंक्स पर बेस्ड होता है। और साथ ही साथ ये टेस्ट करता है आपकी इक्वालिटी बिटवीन 2 सेट ऑफ मीडियंस। टेस्ट इक्वालिटी बिटवीन 2 सेट ऑफ रैंकिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं मीडियन को टेस्ट करता है, ठीक है। मीन को भी करता है बट मीडियन के लिए मेजरली आप मैन वाइटनी टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बताओ मैन वाइटनी टेस्ट किस चीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो अभी अभी हमने यहाँ पे 2 बार देख लिया कि ये रैंक्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग, 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग, यानी कि जो हमारे पास मीडियन दिया हुआ है उसकी इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम मैन वाइटनी यू टेस्ट का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस बिटवीन द 2 सैंपल्स।
एंड विद इन द सैम्पल्स इज नोन बाय द स्टडी ऑफ। यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं, यहाँ पर 2 बार इसका नाम आ गया, इसे हटा देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या पूछा हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस बिटवीन 2 सैंपल, 2 सैंपल्स के बीच का एनालिसिस और विद इन द सैंपल अगर हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसे तो हम कहते हैं जेड टेस्ट, ठीक है। अब देखो टी टेस्ट होता है जो 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है, जेड टेस्ट होता है जो पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पर क्या होते हैं, नोन होते हैं, ये भी क्या करता है, मीन को ही कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन और वेरिएंस नोन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एफ टेस्ट। अब जो एफ टेस्ट है बच्चों, ये वेरिएंसेस को कंपेयर करता है, ठीक है, ये वेरिएंसेस को कंपेयर करता है और ये अनोवा को भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, अनोवा को भी टेस्टिंग के लिए, उसकी स्टडी के लिए ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर एनालिसिस बिटवीन द 2 सैंपल ये बात कर रहा है आपके अनोवा की, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा एफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming a box contain in all 10 balls of which 6 are green and 4 are red। 10 balls है हमारे पास जिसमें से 6 balls हैं वो हैं ग्रीन, ठीक है, और 4 balls हैं हमारे पास रेड, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, रेड बॉल हमारे पास कितनी है 4, और टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 10 बॉल्स हैं, सिंपल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। हमारा आंसर क्या बनेगा 0 पॉइंट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, एक बॉक्स है जिसमें 8 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 11, 8 है आपकी वाइट, 3 है रेड। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अगर 2 बॉल्स को हमने रैंडमली ड्रॉ किया, किसी भी 2 बॉल्स को हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉल उनमें से वाइट हो और एक बॉल उनमें से रेड हो, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो टोटल बॉल्स 11 है, हमें सॉरी टोटल बॉल्स 11 है, हमें 2 बॉल्स निकालनी है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा लगता है ना। वैसे आपके सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, बट फिर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकें और आपको आइडिया लगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बाई चांस आ गए तो हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टोटल, इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि जो 2 बॉल हम निकालें वो बॉल हमारे पास एक वाइट और एक रेड हो, उसके लिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, दैट इज 11 और 2 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे इसको 5, ये हो जाएगा हमारे पास 55। फेवरेबल वेज क्या है, 8 में से एक वाइट बॉल होनी चाहिए, 3 में से एक रेड होनी चाहिए, तो 8 3 जा 24। अब 24 फेवरेबल वेज हैं और टोटल वेज 55 है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 24/55, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है ये चीज, ठीक है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जहां पर ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7 और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8, तो आपका 0.54 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, विच इज सॉरी 8 7 56, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन। आपको इस डेटा में से पहले तो रेंज, मोड और मीडियन को कैलकुलेट करना है और फिर उसका मीन बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस डेटा को अरेंज करेंगे, सबसे पहले 2, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, हमें रेंज निकालनी है, हमें सब वैल्यू निकालनी है, तो हमें पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो 2, उसके बाद 4, अगेन 4 और अगेन 4, क्या ये हो गया। अच्छा उससे पहले 3 भी है, वो मिस कर गए यहाँ पे, 2 3 और 3, 3 और 3, ठीक है। 4 हो गया, 4 के बाद क्या है, 5 है, 6 है, 8 है और मुझे 9 दिख रहा है 2 बार, है ना। फिर उसके बाद मुझे 10 दिख रहा है, यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 2 बार हो गया, देन 10 हो गया, फिर 11 है, फिर 15 है और फिर 19 है। ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया अरेंज्ड फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें निकालनी है रेंज,
रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 19, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है 2, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 7। उसके बाद मुझे निकालना है मोड। मोड होती है मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, जो कि हमारे पास दिख रही है हमें 4। फिर निकालना है मीडियन। अब ये जो हम पे डेटा है कितना है, एन कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 है, यानी कि एन क्या है हमारा ऑड। तो ऑड के लिए हमें करना पड़ता है n+1 अपॉन टूथ आइटम, ठीक है। तो 15 है, 15 + 1 हो जाएगा 16/2, यानी कि 8th आइटम हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा मीडियन कितना होगा 6। अब हमें इन तीनों का मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सबको प्लस कर दो, यानी कि 17 + 4 + 6 / 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 27 / 3। सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose the number of accidents per week on a certain highway follows Poisson distribution with a mean 2, then the percentage of weeks having no accident is। कह रहा है कि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चलें तो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर वीक होते हैं, ठीक है, उनका जो मीन है वो दे रखा है 2। तो हमें अगर मीन गिवन है 2 तो हमें उसका परसेंटेज निकालना है, और e-2 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये e⁻² है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला लेमडा वाला फॉर्मूला, e⁻λ देन λ⁻x एंड x फैक्टोरियल। अब e⁻2 और यहाँ पे लेमडा हमें दिया है, मतलब मीन हमें दे रखा है 2, उसकी पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, देन e⁻−2, और इसको सॉल्व कर किसी की पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1, ठीक है ना। उसके बाद e⁻ फैक्टोरियल की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 0.1353। इसको हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है, दैट इज 13.53%, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज, आपसे स्टैंडर्ड एरर पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर आपसे पूछा है और सैंपल मीन बेस्ड ऑन 100 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये क्या है आपके n 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, ठीक है, और n कितना है आपका 100। सॉल्व इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 100 के यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 आपका आंसर है ऑप्शन ए में, ठीक है। इस तरीके से हमने आज 15 क्वेश्चन सॉल्व करे और आपने कुछ रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी परेशानी लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। अब आप लोगों का काम है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और मैं जल्दी ही ये यूनिट कंप्लीट होने पर इसका PDF भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।